बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। पीएम आवास में ये मुलाकात हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है और पीएम आवास में ये मुलाकात हुई। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी से खुद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिले और शपथ ग्रहण के बाद जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद से ये पहली मुलाकात है और इसकी तस्वीरें विस्तार न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर, एमपी की धरती उगलेगी सोना। तो केंद्र सरकार ने सोने के लिए खनन की अनुमति दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में होगा खनन। तो हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक किया आवंटन। तो 22 साल की जांच के बाद सिंगरौली में सोने का ब्लॉक मिला है। तो 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकालने का अनुमान है और एमपी सरकार को भी 6000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि एमपी की धरती सोना उगलेगी और केंद्र सरकार ने सोने के खनन के लिए अनुमति भी दे दी है। तो आपको बता दें कि सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में ये खनन किया जाएगा, जिससे कि एमपी सरकार को भी 6000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एमपी की धरती सोना उगलेगी, इसके लिए जो है आपको बता दें अनुमति भी मिल गई है अब खनन करने की, क्या कुछ जानकारी मिल रही है विवेक? बिल्कुल, करीब मध्य प्रदेश में 22 साल के बाद ये स्थिति बनी है कि सोने की खनन की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति के बाद दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में ये करीब 140 हेक्टेयर में सोने के ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। करीब हरियाणा की कंपनी को 12 ऐसे ब्लॉक दिए गए हैं जहां पे खनन किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में ये 2002 के बाद 2024 है, करीब 22 साल हो रहे हैं। 22 साल के बाद आखिरकार फॉरेस्ट के साथ क्लियरेंस मिल चुका है और अब सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। तो माना जा रहा है कि इसका जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो पिछले कई सालों से ये आपत्ति आ रही कि फॉरेस्ट के एरिया को हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन जीएसआई ने ये कहा है कि यहाँ पे 1 टन में 1 ग्राम सोने निकलने की उम्मीद है। और इसी बात को लेकर मई में इस ऑक्शन को नीलाम किया गया और हरियाणा की एक कंपनी है उसे ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पे खनन करेगी और इससे सरकार को करीब 6000 करोड़ का राजस्व भी मिलेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की धरती से अब सोना निकलने की तैयारी हो रही है और इसके लिए सरकार पिछले कई सालों से काम कर रही थी। जीएसआई की तमाम रिपोर्ट के बाद ये आखिर फैसला हो चुका है कि अब इस पे काम। तो एमपी सरकार को भी फायदा मिलने वाला है और एक बार फिर मध्य प्रदेश की जमीन जो है सोना उगलेगी। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो एमपी की धरती सोना उगलेगी, इसको लेकर अब आदेश भी जारी कर दिया गया है और हरियाणा की कंपनी को ये ब्लॉक जो है आवंटित किया गया है। सरकार के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हमारा परफॉर्मेंस भी ठीक अच्छे से लिया और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने अपने बीते चुनाव के बाद के अभियान जैसे जल गंगा अभियान जो पर्यावरण दिवस लगा करके गंगा दशमी तक उत्सव को मनाते हैं, इस पे हमने काम किया है और अब इसको 30 जून तक बढ़ाया। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी किनारे, पोखर, झरने सभी जल रचनाओं पर प्रॉपर ध्यान देते हुए जन जागृति का बड़ा अभियान हमने साथ में लिया है। इसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है। कल सिकल सेल एनीमिया, बीते कल डिंडोरी में महामहिम उपराष्ट्रपति जी की मौजूदगी में हमने ये विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी दी और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको संजीदगी से लेते हुए माननीय महामहिम के साथ पूरे प्रदेश में हमने इसका अभियान लगाया हुआ है। और ये रक्त के विकार की बड़ी गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में जागृति फैलाते हुए मरीजों को मदद करना, ये बड़ा संकल्प हमने दोहराया है।
मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे 2 नदी जोड़ो अभियान बड़े बड़े उनके माध्यम से मंजूर हो चुके हैं। उसमें से एक केन बेतवा नदी योजना हम अपने भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यूपी सरकार से मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री से उसकी तारीख लेने वाला हूं, जिसका पर हमको उसका लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से नई सरकार गठित हुई है और मध्य प्रदेश सरकार पूर्व गठित है, हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं, सबको बधाई। सर, इसके अलावा क्या उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की? अमरवाड़ा में चुनाव है, लोकसभा में आपने जितवाई है 29 सीटें। नहीं, ये तो हमारे राज्य स्तर के मसले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव है। वो स्वाभाविक रूप से उपचुनाव हमारी सरकार और हमारा प्रदेश संगठन सक्षम है, बहुत अच्छे से हम उसको लड़कर जीते हैं। मोहन जी, एनी कन्वर्सेशन इन रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कुछ बात नहीं? इसमें ऐसा है कि 2 बात एक साथ जुड़ रही है। रोजगार को अलग समिट लगाई थी, उस समिट के आधार पर अब रोजगार भी कितने प्रकार से, जैसे रोजगार कृषि आधारित रोजगार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकल्प हाथ में लिए हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ में है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि इसको क्षेत्र वाइज लेंगे, जोनल वाइज लेंगे, मालवा में लिया, फिर भी लेंगे, महाकौशल में लेंगे, चंबल में लेंगे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की रचना भी बनाई। लेकिन हर हाथ में काम, हर हाथ को रोजगार, गाँव के अंदर भी कुटीर उद्योगों के माध्यम से पशुपालन को जोड़ करके अलग अलग प्रकार से हर व्यक्ति की आय बढ़े, इस दिशा में हम काम करें। कृषि को लेकर कोई खास बात? हाँ, कृषि को लेकर के तो ये जो बड़ी नदी जोड़ अभियान दोनों तरफ की रहेगी, ये हमारा अभी नर्मदा घाटी की तरफ का बहुत बड़ा बेल्ट है, या बाण सागर के माध्यम से रीवा वाला बेल्ट लाभान्वित हुआ है। लेकिन चंबल और मालवा का बेल्ट, ये पार्वती काली सिंह चंबल योजना से बुंदेलखंड का इलाका केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से बड़ा लाभान्वित होगा। सर, आप कल गृहमंत्री से भी मिले थे, अमित शाह जी से, कोई खास चर्चा एमपी को लेकर? स्वाभाविक रूप से ये जो मैंने बात कही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार के सभी प्रोजेक्टों में लगातार आशीर्वाद देते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। उसी के आधार पर हम अपने बाकी कामों की गति लेते, दिशा लेते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में सिकल सेल को लेकर कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। उसको लेकर वो कहते हैं कि ये एक अच्छी योजना थी जिसके ऊपर हमने काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेट परीक्षा की, जिसमें सरकार ने आशंका जताते हुए कैंसिल कर दिया है। और अब हमारी एक खास रिपोर्ट हमने इसी पर तैयार की है कि आखिर नेट परीक्षा कैंसिल हुई तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आइए ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी कि पेन और पेपर मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने कुछ इनपुट दिए। ये इनपुट संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। नेट की बात करें तो लगभग 11 लाख पूरे देश में 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 9 लाख लोगों ने एग्जाम्स दिए थे, यानी पेपर दिए थे। लेकिन जिस तरह से पहले आपने नीट में देखा, नीट का मामला शांत हुआ नहीं था। एनटीए लगातार दावा कर रहा था कि हम ऐसे पे एग्जाम्स कराते हैं, ऐसी परीक्षा करवाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो एनटीए को मानना पड़ा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ग्रेस मार्क कैसे दिया, क्यों दिया। अब उसके बाद नेट का पेपर 18 जून को होता है और फिर उसके बाद शिक्षा मंत्रालय को पेपर रद्द
करने की घोषणा करनी पड़ती है, ये कहते हुए कि गृह मंत्रालय का जो साइबर है वहाँ पर इनपुट मिले हैं कि परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, अच्छे से एग्जाम नहीं हो पाए हैं। नेट परीक्षा रद्द होने पर विस्तार न्यूज नेट परीक्षा देने वाले छात्रों के पास पहुंचा और उनसे जाना कि सरकार ने इस फैसले के बाद उनका क्या सोचना है, जहां पता चला कि छात्र बेहद ही हताश है। नहीं, कोई भी तैयारी कर रहा है, वो 1 साल से मेहनत कर रहा है प्रॉपर, उसके बाद फिर पेपर दे रहा है, सब कर रहा है। उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो पहली बात तो उसका पूरा 1 साल ख़राब हो गया, उसने तैयारी की वो ख़राब हो गया, और उसको फिर अब अगले साल 1 साल और देना पड़ेगा। हो सकता है किसी की सिचुएशन ना हो कि वो 1 साल और रह सके यहाँ पे, तो पैसे ना हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अच्छे कुछ। मानसिक आर्थिक दोनों रूप से सर हम लोगों के लिए विचारणीय है, और थोड़ा सा सर आर्थिक तंगी के कारण और सारा दिक्कत जाता है सर। जैसे अभी साल भर से तैयारी कर रहे थे, एक तरीका होता है सर कोई भी तैयारी करने का, हम पहले ही सोच लेते हैं कि सर इतने दिन में हमको अपना कवर करना है सिलेबस। अब सर पता चला कि किसी कारण से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तैयारी का सर जो शेड्यूल होता है पूरा चेंज करना पड़ता है सर, वो मानसिकता से उभर ही नहीं पाते सर फिर उससे। सरकार के इस फैसले के बाद से अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा, जिसकी जानकारी अलग से साझा की जाएगी। सरकार परीक्षाओं की सूचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी कि पेन और पेपर मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिस्ट यूनिट से कुछ इनपुट मिले। अब ये इनपुट संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। तो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ये परीक्षा कब हुई और कितने बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए। तो आप ये ग्राफिक्स देखिए। नेट एग्जाम 2024 18 जून को ये परीक्षा सबसे पहले आयोजित होती है। इसके बाद से इस परीक्षा में आपको बता दें कि देश भर के 317 शहरों में ये परीक्षा होती है। 18 जून को परीक्षा होती है, जिसमें देश भर के 317 शहरों में ये परीक्षा को आयोजित किया जाता है। इसके बाद से 1205 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा को आयोजित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 317 देश हैं और 1205 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया। इसके बाद 11,21,225 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए। तो करीब 11 लाख बच्चे यानी कि 11,000 से अधिक बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए और अब इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भोपाल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मल्य नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सुमा भास्करन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। तो 4 आरोपियों की पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो अभी तक नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाले में सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो शिकायतकर्ता रवि परमार ने सुमा भास्करन की जमानत आवेदन खारिज करने की मांग की है। तो सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष निगम आरोपी सुमा भास्करन की जमानत हुई है। तो वहीं आवेदन पर आपत्ति आवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच भोपाल से नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और आइए इस खबर पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके ऊपर विवेक? एक बड़ी यहाँ पर खबर सामने आई है कि भोपाल सीबीआई कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, नरसिंह घोटाले में मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है और इस पूरे मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुभा भास्करन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 4 आरोपियों के खिलाफ ऑलरेडी यहाँ पे जमानत याचिका उनकी खारिज की गई। बाकायदा एक्टिविस्ट रवि परमार की तरफ से आपत्ति ली गई। उसके बाद 4 आरोपियों की जमानत खारिज है। फिलहाल 13 आरोपी जेल में है, लेकिन मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सुमा भास्करन को जमानत चाहिए और अपनी जमानत याचिका को उन्होंने आज कोर्ट में लगाया है। इसी पर कुछ देर के बाद सुनवाई शुरू होगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, 13 आरोपी अभी फिलहाल जेल में है। 4 लोगों की जमानत याचिका निरस्त हो चुकी है। 5वीं सुमा भास्करन है जिनकी जमानत याचिका पे आज सुनवाई होनी है। और सबसे बेहद दिलचस्प बात है कि सीबीआई अब तक 10 और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 10 आरोपी अभी भी अंडरग्राउंड है, सीबीआई उनकी खोजबीन कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में आज सुनवाई जब सुमा भास्करन को लेकर होगी तो आज भी चारों आरोपियों के हवाले से जो ये कहा गया था जब पिछली सुनवाई हुई थी कि ये कहा गया था कि ये 4 आरोपी को अगर जमानत मिल जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक यही बात आज भी सुमा भास्करन की जमानत याचिका पर बात तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद से क्या कुछ अपडेट सामने आती है, क्या उनकी जमानत याचिका स्वीकार की जाती है या फिर नहीं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो आज कमलनाथ के एक ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और सुर्खियां मिले भी क्यों ना, बड़ा ही भावुक ट्वीट जो था और इतना बड़ा दिग्गज भावुक हो तो नजर तो जाती ही है। क्या है पूरी खबर, क्या है ये ट्वीट, सब कुछ देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार को कमलनाथ के एक ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी। नाथ ने अपनी पार्टी से अमरवाड़ा प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिन अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरेन्द्र शाह इनवाती को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके लिए कमलनाथ समर्थन मांग रहे हैं। वहीं भाजपा ने अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अमरवाड़ा विधानसभा सीट का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है। 9 बार कांग्रेस ने लहराया परचम, 2 बार बीजेपी ने खिलाया कमल, 1 बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जीती चुनाव। अमरवाड़ा सीट में वैसे तो हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के बैनर से कमलेश शाह ने 3 बार यहां से चुनाव जीता है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया भी है। शाह का अमरवाड़ा सीट पर अच्छा प्रभाव है, तो वहीं दूसरी ओर गोंपा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शाह इनवाती पर दाव खेल दिया है। ऐसे में अमरवाड़ा का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अमरवाड़ा का रण बेहद दिलचस्प हो गया है। नाथ ने अपनी ही पार्टी से अमरवाड़ा प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिन अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए धीरेन्द्र शाह इनवाती को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके लिए कमलनाथ समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा ने अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब ऐसे में अमरवाड़ा विधानसभा सीट का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। तो चलिए अब जरा ये भी जान लीजिए कि चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है। तो ये देखिए, 21 जून नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख है, यानी कि आज 20 जून है और कल आखिरी तारीख है। कल तक जो है अपना नॉमिनेशन भरा जा सकता है। इसके बाद 26 जून तक कैंडिडेट नाम वापसी कर सकेंगे। 26 जून को आप अपना नाम वापस ले सकते हैं, उम्मीदवारों के लिए ये डेट है। उसके बाद 10 जुलाई को वोटिंग होगी। तो 21 जून, 26 जून और 10 जुलाई। इसके बाद मतगणना की तारीख 13 जुलाई। तो ये जो 4 तारीखें हैं बहुत ही अहम है, क्योंकि 21 जून को नामांकन भरने की तिथि है, फिर उसके बाद 26 जून नाम वापसी के दिन है और फिर उसके बाद से वोटिंग होगी और फिर 13 जुलाई को जो है आप जो है मतगणना होगी, जिसमें पता चलेगा कि किसने चुनाव जीता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमपी में पुरातत्व विभाग की नई पहल सामने आई है।
जिसमें प्रदेश भर के किलों को संवारने का काम किया जाएगा। और ये पहल वन विभाग, पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से की है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में विरासतों को संवारा जाएगा। और इसकी शुरुआत रातापानी के गिन्नौरगढ़ के गोंड महल से की जाएगी।